नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए जरूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। यूक्रेन और रूस के बीच जारी सैन्य संघर्ष में भारत ने शांति की अपील की है। पीएम मोदी ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत में कूटनीतिक वार्ता से मौजूदा समस्या का समाधान निकालने की अपील की थी। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी बैठक की अध्यक्षता भी की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शनिवार को एक बार फिर सीसीएस की बैठक होने की संभावना है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन वार्ता में हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया था। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों के सुरक्षित विकास और वापसी को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की बैठक का आह्वान युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी के प्रयासों के बीच किया गया है। सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल रहे। इस बैठक में देश की सुरक्षा तंत्र के शीर्ष अधिकारियों को भी बुलाया गया था। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट में पिछले 11 दिनों से हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई जारी थी। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई थीं। इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच एक वर्चुअली आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सामाजिक मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल होना चाहिए। बोम्मई ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक विकास विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक परेशानियों के मद्देनजर कहा कि उनके विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। कोविड। देश में कोरोना की रफ्तार में करीब करीब लगाम लग चुका है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में और ढील देने के लिए कहा है। मंत्रालय की ओर से लिखे एक पत्र में कहा गया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के बाद राज्य आर्थिक गतिविधियों में और अधिक ढील दे सकते हैं। इन गतिविधियों में खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक आयोजनों के साथ साथ रात्रि कर्फ्यू की अवधि को कम करने के सुझाव भी दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन भी रूसी सैनिकों के हमले का हर संभव प्रयास जवाब दे रहा है। रूसी सेना के हमले के निशान यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में देखे जा सकते हैं। कहीं टूटी इमारतें नजर आ रही हैं तो कहीं लड़ाकू विमान सड़कों पर गिरे पड़े हैं। रूस ने लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन पर आक्रामक हमले जारी रखे हैं। अपने बचाव में यूक्रेन भी रूस पर हमले कर रहा है। रूसी सेना उत्तर पूर्व और पूर्व की ओर से यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है। ये जानकारी समाचार एजेंसी एएफपी ने दी है। वहीं यूक्रेन शांति चाहता है और रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है, जिसमें नाटो के संबंध में तटस्थ स्थिति भी शामिल है। ये बात यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी रॉयटर को बताई। उन्होंने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से कहा, यदि बातचीत संभव है तो उसे आयोजित किया जाना चाहिए। इसके जवाब में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन की सेना द्वारा हथियार डालने के बाद ही हम बातचीत के लिए तैयार हैं। चुनाव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण के मतदान के लिए शुक्रवार की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 5वें चरण में 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने मतदाताओं से समर्थन मांगा। 5वें चरण में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 5वें चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती व गोड्डा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसके लिए शुक्रवार शाम 6 बजे के बाद से जनप्रतिनिधियों की ओर से किए जा रहे प्रचार प्रसार पर प्रभावी रोक लगा दी गई है। खेल जगत से नोवाक योकोविच एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 से खिसक जाएंगे और दुबई चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में
चेक क्वालिफायर जिरी वेस्ली से हारने के बाद डेनियल मेदवेदेव उनकी जगह लेंगे। गुड टू नो में आज हम जानेंगे एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जिसने गरीबी के खिलाफ पिता की लड़ाई ने उन्हें 1 रुपए की क्लिनिक खोलने के लिए प्रेरित किया। ओडिशा के डॉक्टर शंकर रामचंदानी ने पिछले साल हजारों मरीजों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 1 रुपए का क्लिनिक खोला। बड़े होते हुए डॉक्टर शंकर रामचंदानी ने देखा कि कैसे उनके पिता 32 सदस्यों के उनके परिवार के एकमात्र कमाने वाले एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाते हुए गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। जब उन्होंने अपने दादा और चाचा को कैंसर से खो दिया तो उनके पिता का दिल टूट गया और वे उनके इलाज के लिए धन नहीं दे पा रहे थे। आसपास कोई चिकित्सा देखभाल सुविधा नहीं थी और उन्हें इलाज के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, और जब इलाज मुफ्त था मेरा परिवार परिवहन पर खर्चा भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उनके पिता ने अपने बच्चों को शिक्षित करने और उन्हें डॉक्टर बनाने की ठानी जो गरीबों की सेवा कर सकते हों। वे कहते हैं, मैं न केवल अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी कोशिश करने के लिए एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखता था। लेकिन मेरे सपने की ओर यात्रा इतनी आसान नहीं थी। हम 5 बेटे और 4 बेटियां थीं। मैं 5वां पुत्र था। 2001 में हमने अपने पिता को भी खो दिया और मेरे बड़े भाई को सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। मैं पाठ्य पुस्तकें खरीदने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था और मुझे अपने वरिष्ठों पर ही निर्भर होना पड़ता था। डॉक्टर रामचंदानी कहते हैं, अपनी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दौरान ओडिशा राज्य में दूसरी रैंक हासिल करनी थी। डॉक्टर रामचंदानी का अपना जीवन उनके लिए ही एक सबक था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरों को उस तरह से पीड़ित ना होना पड़े जिस तरह से उन्होंने और उनके परिवार को झेला था। फरवरी 2021 में उन्होंने ओडिशा के संबलपुर जिले में बुर्ला में गरीब और वंचित लोगों के इलाज और दवा उपलब्ध कराने के लिए 1 रुपए का क्लिनिक शुरू किया। उनका कहना है कि पिछले एक साल में उन्होंने 7,000 मरीजों का इलाज किया है। वे औसतन एक दिन में 20 से 30 लोगों को देखते हैं। अपनी पहली वर्षगांठ पर 1 रुपए की दवा सेवा शुरू करने वाले 38 वर्षीय डॉक्टर कहते हैं, मुझे 1 रुपए का क्लिनिक शुरू किए हुए 1 साल हो गया और इससे मुझे गरीबों की मदद करने में बहुत संतुष्टि मिलती है। ऐसे डॉक्टर रामचंदानी को हमारा सलाम। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।